हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल CUET मॉक यानी क्यूट मॉक पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, सेकंड में पढ़ा अबाउट द 4th जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। आज का जो 3rd लेक्चर होने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें स्प्लिट आती है, 2 नई पार्टीज बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट्स। तो हम जानेंगे कि ये जो स्प्लिट आते हैं इसका कारण क्या होता है एंड अल्टीमेटली इनमें से कौन सी पार्टी थ्राइव कर पाती है, अच्छे से सर्वाइव कर पाती है, ग्रो कर पाती है। सो बेसिकली आज का हमारा ये जो लेक्चर है इसका सारा फोकस रहने वाला है अबाउट द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाते हैं कि जो 1967 में इलेक्शंस हुए होते हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी लूज कर देती है। कई सारे स्टेट्स के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनती है। ऑलमोस्ट ओवरऑल ऐसे 9 स्टेट्स थे जिनके अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी। बट ये जो 9 स्टेट्स थे जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट 1967 में नहीं बनी थी, वहां पे ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं कि वहां पे दोबारा कांग्रेस की गवर्नमेंट आ ही जाती है। जैसे कि कई सारे स्टेट्स के अंदर वो जो गवर्नमेंट बनी थी अपनी मेजॉरिटी लूज कर देती है। वो जो कोलिशंस बने थे वो लास्ट नहीं कर पाते हैं एंड कांग्रेस वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर देते हैं एंड कांग्रेस वहां पे दोबारा गवर्नमेंट बना लेती है। या तो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं कोलिशंस में जिसके अंदर कांग्रेस भी एक वो पार्टी बन जाती है जो कोलिशन गवर्नमेंट का पार्ट बनती है। या अल्टीमेटली जब कुछ नहीं बचता है तो वी नो कि पास्ट में इंडिया में क्या होता था कि किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था इस ग्राउंड के बेसिस पे कि जो सेंटर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो स्टेट लागू करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि स्टेट्स में जहां पे नॉन कांग्रेस पार्टी है या तो वैसी पार्टी है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंटर में है और स्टेट के अंदर वो वाली गवर्नमेंट नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा देगी कि हमारे इंस्ट्रक्शंस तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी फॉलो ही नहीं कर पाएगी। ओवरऑल ये जो स्टेट्स थे जहां पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो जो गवर्नमेंट थी वो कैंसिल हो जाती है एंड वहां पे किसी ना किसी वे में सेंटर ही रूल करने लग जाते हैं, यानी कांग्रेस का ही रूल वापस आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंडिकेट्स के बारे में, जो कि सिंडिकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे इंदिरा गांधी को या मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाने में या तो फिर ये कांग्रेस के आगे स्प्लिट भी आने में। सबसे पहले जानते हैं हु वर द सिंडिकेट्स। सिंडिकेट एक इनफॉर्मल नेम था, ये याद रखिएगा, इनफॉर्मल नेम था, ऑफिशियली ये कहीं पे नहीं लिखा है। तो सिंडिकेट एक इनफॉर्मल नेम था जो कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स का एक ग्रुप था उसको दिया गया था एंड दी सीनियर लीडर्स वर वेरी इन्फ्लुएंशियल। इनके जो मेन लीडर थे वो तो के कामराज, हु वाज आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास और तमिलनाडु। ठीक है, एंड सिंडिकेट्स के अंदर और भी कई सारे लीडर्स आते थे जैसे कि एस.के. पाटिल ऑफ बॉम्बे सिटी, एस. निजलिंगप्पा ऑफ मैसूर, एन. संजीव रेड्डी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अतुल्य घोष ऑफ वेस्ट बंगाल। आपको इन चारों लोग के इमेजेस नीचे दिखाई दे रहे होंगे। के कामराज की जो पिक्चर है वो ऊपर है एंड सीक्वेंस में ही एस.के. पाटिल, एस. निजलिंगप्पा, एन. संजीव रेड्डी एंड अतुल्य घोष की फोटो नीचे लगी हुई है। सो दीज लीडर्स वर द सिंडिकेट लीडर्स। इनका बहुत प्रोमिनेंट से था कांग्रेस के अंदर। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, चाहे लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। एंड जब कांग्रेस की स्प्लिट होती है 1969 में तो ये जो सिंडिकेट लीडर्स थे, कांग्रेस सिंडिकेट, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इसके पार्ट होते हैं। अपोजिट पार्ट की अपोजिट जो इनके थे कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट, उसको लीड करती है इंदिरा गांधी। अब इसी इतने टॉपिक से अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जो कि आपसे आपके CUET एग्जाम में पूछा गया था ऑन 19th of June 2023 स्लॉट 3 जो आपका पॉलिटिकल साइंस का CUET एग्जाम हुआ था। द क्वेश्चन वाज अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स हु वर इन कंट्रोल ऑफ द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज लेड बाय के कामराज, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, एंड देन द कांग्रेस प्रेसिडेंट। दिस ग्रुप वॉज नोन एज द। तो टिपिकली जो NCERT में जो सिंडिकेट्स की डेफिनेशन दे रखी थी प्रॉपर वही लाइन उठा दिया है एंड वहां से पूछ लिया है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट वर्ड है जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है के लिए एक टर्म हम जो यूज कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सिंडिकेट विच इज ऑप्शन नंबर
3। ठीक है, सो कांग्रेस में इंदिरा गांधी एंड सिंडिकेट के बीच में एक टजल देखने को स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम 1967, क्योंकि 1967 में जब सिंडिकेट्स ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा था टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, दे बिलीव्ड, दे एक्सपेक्टेड कि ये तो बच्ची है, ये तो अभी नौसिखिया है, तो हम इसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ये हर चीज हमसे पूछ के करेगी एंड ऑफिशियली जो कंट्रोल रहेगा कंट्री के गवर्नेंस पे वो हमारा ही रहने वाला है। तो सिंडिकेट्स ने मोरारजी देसाई को ना चूज करके इंदिरा गांधी को गवर्नमेंट का लीडर तो बना दिया था, हेड तो बना दिया था, बट उनको नहीं पता था कि इंदिरा गांधी विल आउटस्मार्ट देम। इंदिरा गांधी ने जब वो पावर में आई तो उनको ये पता था कि उनको ऑपोजिशन पार्टीज को तो अब टैकल करना ही करना है। वो जो 9 स्टेट जहाँ पे वो इलेक्शंस हारी है उनको उन पे तो फोकस करना ही करना है, जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट बनी है उन पे फोकस करना है, बट उनको अपने पार्टी के भी अंदर थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, स्पेसिफिकली ये जो सिंडिकेट लीडर्स है वो। ठीक है, जो कि वो एक्सपेक्ट करते इंदिरा गांधी उनकी बात माने, उनकी एडवाइस ले, बट इंदिरा गांधी क्या करती हैं, वो अपना उस पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन एजर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूं, आई कैन टेक माई डिसीजंस ऑन माई ओन, एंड रादर वो अपने कुछ ट्रस्टेड पीपल को लेकर आती हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पार्ट भी नहीं थी, वो उनसे सलाह मशवरा करती थी, ना कि इन सिंडिकेट लीडर्स से। एंड एक एक करके उन्होंने ये जो सिंडिकेट लीडर्स थे उनको साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया। सो इंदिरा गांधी को 2 चैलेंजेस जो फेस करने थे आफ्टर कमिंग इन पावर। द फर्स्ट वन वाज, सबसे पहले तो उनको अपना सिंडिकेट से एक इंडिपेंडेंस क्रिएट करना था, एंड सेकंड उनको उन सारे स्टेट्स को वापस हासिल करने पे मेहनत करना था जिनको वो 1967 के इलेक्शंस में हार गई थी। कितने स्टेट्स थे वो? 9 स्टेट्स थे। 7 के अंदर मेजोरिटी लूज करी थी, 2 के अंदर डिफेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट नहीं बना था। बार बार इसको रिवाइज करिए, याद करिए, ताकि जब ये स्टेटमेंट्स आपको आपके एग्जाम में दिखे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उनका झट से आंसर देने में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अबाउट द पॉलिसीज ऑफ इंदिरा गांधी, कि व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1967, जब वो इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो अब वो कौन से पॉलिसीज अपनाती हैं, वो कौन से सेट ऑफ आइडियाज को लेकर आगे बढ़ती हैं ताकि उनकी वो जो पॉपुलैरिटी है वो गेन हो। तो सबसे पहले शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। उन्होंने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए, ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे जिससे गवर्नमेंट को थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेशन मिले। लेफ्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या मिले कि जिससे ये लगे कि जो गवर्नमेंट है वो गरीबों का भला करना चाहती है, वो प्रो रिच नहीं है, वो प्रो पुअर है, वो राइट्स वाले आइडियोलॉजी को नहीं आगे ला रही थी, वो लेफ्ट वाले आइडियोलॉजी को आगे लेकर आ रही थी। तो जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसको उन्होंने बोला कि दैट यू हैव टू अडॉप्ट अ 10 पॉइंट प्रोग्राम इन May 1967। जो 10 पॉइंट प्रोग्राम था इसके कुछ अलग अलग फीचर्स थे, पॉलिसीज थे जो उन्होंने बोला कि हम फॉलो करेंगे। पूरे 10 नहीं लिखे हैं, 8-9 मैंने लिखे हैं, चेक कर लेना एक बारी। सबसे पहले हमने अभी पहले भी डिस्कस करा है कि उन्होंने कई सारे बैंक्स को नेशनलाइज करा था, उन्होंने जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज करा था, अर्बन प्रॉपर्टी पे सीलिंग इंपोज कर दी थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन स्टार्ट किया था, जो पीडीएस सिस्टम होता है, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे, प्रिंसली प्रिविलेजेस, प्रीवी पर्स, इनको अबॉलिश करा था, एंड ऑल्सो she started the provision of rural sites to the provision of housing sites to the rural poor। so ये कुछ फीचर्स थे उनके 10 पॉइंट प्रोग्राम के जो वो लेकर आई थी ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, एंड जिन स्टेट्स में उनकी जो सरकार है वो डूब गई है वहां पर लोग दोबारा उनको पसंद करना स्टार्ट करें ताकि वो वहां पे आगे जाकर गवर्नमेंट बना सके। जो सिंडिकेट लीडर्स थे उन्होंने इन पॉलिसीज को फॉर्मली अप्रूव तो करा कि हाँ ठीक है, सही कर रही हो, अच्छा कर रही हो, लेकिन उनके मन के अंदर रिजर्वेशंस थे कि हम इतना जो लेफ्ट ओरिएंटेशन दिखा रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा प्रूव होने वाला है इन द लॉन्ग रन या नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट द एबॉलिशन ऑफ द प्रीवी पर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके बेसिस पर इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई के अंदर लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, एंड एक पॉइंट पे वो कैबिनेट मतलब जो गवर्नमेंट है उसको भी छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। सो प्रीवी पर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। था क्या प्रीवी पर्स? यू कैन सी इन दैट ब्लू बॉक्स दैट इट वाज अ पेमेंट व्हिच वाज मेड टू द रूलिंग फैमिलीज ऑफ erstwhile princely states एज अ पार्ट ऑफ देयर अग्रीमेंट टू फर्स्ट इंटीग्रेट विद इंडिया इन 1947। यानी जब भारत आजाद होता है तो उस समय
जो प्रिंसली स्टेट्स अग्री कर जाते हैं इंडिया का पार्ट बनने के लिए, तो उनको इंडिया का पार्ट बनने के लिए कुछ तो चाहिए था, कुछ तो लालच देनी थी। तो उस टाइम की सरकार ने क्या बोला था कि हम आपको आपके किंगडम के आधार पर जितना आपका लैंड है, रिसोर्सेस है, जो भी है, उस बेसिस पर हम आपको क्या देंगे, एक ग्रांट दिया करेंगे, एक पेमेंट दिया करेंगे। एंड ये जो पेमेंट है ये हम आपको हेरिडिटरी वाइज देंगे। ये नहीं है कि अगर आप फिलहाल राजा हैं तो ये पेमेंट सिर्फ हम आपको देंगे, अगर आप मर जाएंगे तो आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको नहीं मिलेगा ये जो ग्रांट या पेमेंट है। उन्होंने बोला कि आपको हेरिडिटरी बेसिस पे देंगे एंड आप बस इंडिया का पार्ट बन जाइए। तो उस टाइम पर जो लीडर्स थे उनका मेन मुद्दा क्या था, इंडिया के को यूनाइट करना, कि वो जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया से अलग हो सकते थे तो फिलहाल उनको लालच दे दो या कुछ कर दो जिससे वो इंडिया का पार्ट बने रहे। तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग में प्रिवी पर्स को लेकर कोई भी विद्रोह नहीं देखने को मिला था, कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद, उनके बाद से इंदिरा गांधी और ऐसे और कई सारे लीडर्स थे जिनको ये प्रीवी पर्स सही नहीं लग रहा था कि ये जो ऑलरेडी इतने अमीर राजा महाराजा है, उनके बच्चे, उनके फैमिलीज है, जो सरकार उनको अपने तरफ से पैसा दे रही है पर मंथ, वो करेक्ट नहीं है। सो दे फेल्ट कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, इसके अंदर अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है पर वो राजा का बेटा है उसको पैसा मिल रहा है तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे कहाँ से राइट टू इक्वालिटी फिर आप प्रमोट कर रहे हैं? तो राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट थे, इसलिए प्रिवी पर्स को अबॉलिश करने का डिसीजन दिया गया था। इंदिरा गांधी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा से ही जब वो गवर्नमेंट में आई थी, एक मुद्दा ये था। ठीक है, सो बेसिकली क्या करते हैं कि मोरारजी देसाई की इस बात पे बहस हो जाती है कि दैट वुड बी वेरी इनकरेक्ट, मॉरली बहुत इनकरेक्ट होगा कि आपने इस बच्चे के, फॉर एग्जांपल इस किंग से, इस प्रेजेंटली एक प्रिंस है, इसके पापा से कभी वादा करा गया था उस जमाने के राजा से कि आपके परिवार को हम पैसा दिया करेंगे आपके जाने के बाद भी, एंड अब वो राजा मर गया है, उसके जो बच्चे खानदान है उनको वो पैसा नहीं मिल रहा है। दिस वुड बी वेरी इनकरेक्ट। तो मोरारजी देसाई की इस बात पे इनसे, इंदिरा गांधी से बहस होती है। ही वॉज द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। ये बहस बढ़ जाती है जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होते हैं कि वो जो मिनिस्ट्री है उससे रिजाइन कर देते हैं। Two major issues were there. One was the abolition of privy parts and the second one was Indira Gandhi's decision to nationalize the 14 leading private banks of India. ठीक है, सो अगेन इस टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, किसने रिजाइन करा, क्यों रिजाइन करा, कौन से दो ग्राउंड्स थे। तो एक एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरारजी देसाई ने रिजाइन करा है, उस टाइम पर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, रिजाइन करा दो मुद्दों के ऊपर। पहला तो प्रीवी पर्स के ऊपर, दूसरा था कि जो 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स हैं उनको जो इंदिरा गांधी नेशनलाइज कर रहे थे उसके वजह से। सो बेसिकली जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी पास करने की कोशिश करी थी 1970 कि प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया जाए, लेकिन राज्यसभा के अंदर ये जो है वो बिल पास नहीं हो पाया था। फिर थोड़े दिन बाद एक ऑर्डिनेंस पास करा गया था। बेसिकली ऑर्डिनेंस क्या है, एक तरह का लॉ है जो प्रेसिडेंट या गवर्नर इंपोज करते हैं, कब, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते। यानी जो साल के 3 सेशंस होते हैं मेजरली पार्लियामेंट के, एक तो हो गया हमारा बजट सेशन, फिर हो गया मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, इसके बीच में जो वो ब्रेक्स होते हैं, अगर उस टाइम पर ये प्रेसिडेंट या गवर्नर चाहे तो कोई इंपॉर्टेंट लॉ पास कर सकते हैं, तब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। एंड जब दोबारा वो पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो वो इस चीज को अप्रूव करेंगे कि ये जो प्रेसिडेंट ने रूल बनाया है, गवर्नर ने रूल बनाया है, वो सही है या गलत है। तो इस टाइम पर एक बारी ये ऑर्डिनेंस भी पास करा गया था कि प्रीवी पर्स को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन ये अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो 1971 का जब इलेक्शंस आता है तो इंदिरा गांधी अपना एडी चोटी का जोर लगा देती है प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए। वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाती है अपने इलेक्शन का एंड उनको भरपूर वोट्स मिलते हैं। अल्टीमेटली जब उनकी गवर्नमेंट बनती है 1971 में तो वो बड़े आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रीवी पर्स को जो है वो कैंसिल कर देती है। ठीक है, So privy purse was abolished because of the efforts of इंदिरा गांधी। इसी के ऊपर अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो मैं दिखा रहा हूं कि इंदिरा गांधी wanted to remove the provision of privy purse. She had some reasons against this provision. Following out the options, find out which was not the reason for abolishing privy purse. पहला, it was not consonant with the principles of equality. Correct. नहीं था इक्वालिटी के प्रिंसिपल से अलाइन करता हुआ ये कि एक को पैसे मिल रहे एक को नहीं मिल रहे।
नॉट कंसेप्ट कॉन्सोनेंट विद द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, कि जो सामाजिक न्याय है उससे नहीं ये मैच खाता था, मेल खाता था, बिल्कुल सही नहीं मेल खाता था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग को मिल रहा है पैसा, कुछ लोग को नहीं मिल रहा है। अगेन इट वाज नॉट कॉन्सोनेंट विद द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, कि बेसिकली गरीबों को जरूरत है पैसे की, एंड पैसे किसको मिल रहे हैं? राजा महाराजाओं के, उनके बेटे को, उनके बच्चे को, उनको परिवार को। नेक्स्ट, इट वाज नॉट कॉन्सोनेंट विद द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होती है? प्रभुसत्ता, अपने डिसीजन खुद लेने की क्षमता। तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस सोवरेनिटी तो यहाँ पे बिल्कुल भी वैलिड लग ही नहीं रहा है। ऑड वन आउट है कि हाँ, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस के प्रिंसिपल से प्रीवी पार्ट से एक पॉइंट पे फिर रिलेट करता है, कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी से रिलेट नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब हम पढ़ रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंडिकेट लीडर के बारे में जिनका नाम है के कामराज। सो हिज लाइफ स्पैन वाज फ्रॉम 1903 टिल 1975। अब जो हमारे के कामराज हैं इनको हम किंग मेकर नाम से भी उस टाइम पे 1960s में बोला करते थे। किंग मेकर क्यों बोला करते थे इनको? क्यों? क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइसिव रोल रहता था कांग्रेस के अंदर इन द 1960s। इनके ही वजह से मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी को कांग्रेस को लीड करने का मौका, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला। सो इनको किंग मेकर भी कहा जाता था, एंड ऑफ कोर्स ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सो इनका बहुत ही अच्छा बोलबाला था, वर्चस्व था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। So he was actively involved in the Indian independence movement and was loyal member of the Indian National Congress। 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा था। So फ्रीडम स्ट्रगल से ही ये एक्टिव थे कांग्रेस के अंदर। He served as the president of Indian National Congress 1960s के अंदर। चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास बने, यानी तमिलनाडु के बने फ्रॉम 1954 टू 1963, एक अच्छा खासा ड्यूरेशन था। एंड इनका जो ड्यूरेशन था चीफ मिनिस्टरशिप का तमिलनाडु में, उसको गोल्डन एज ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। एंड इस दौरान इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, विच इंक्लूडेड द मिड डे मील स्कीम, कि इन्होंने साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस करा था। किस लिए? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, न्यूट्रिशियस हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, एंड अटेंडेंस को प्रमोट करने के लिए, कि जो गरीब माँ बाप है अपने बच्चों को अच्छा खाना अगर नहीं दे सकते हैं तो वो उस खाने के ही लालच में कम से कम बच्चे को स्कूल भेजेंगे, कि बच्चा स्कूल जाएगा तो कम से कम 1 टाइम की 2 टाइम की अच्छे से रोटी खा पाएगा। एंड इसलिए वो स्कूल अपने बच्चों को डाल दिया करते थे। वो बच्चे स्कूल आके न्यूट्रिशियस फूड तो खा ही ले रहे, प्लस उनको एजुकेशन भी मिल जा रही है, जिसके वजह से जो स्कूल के अंदर का एनरोलमेंट रेशियो है वो इंप्रूव होता है। इसी करके इनको एक टाइम पे फादर ऑफ एजुकेशन भी कहा जाने लगा था, क्योंकि इन्होंने अपने टेन्योर के अंदर एजुकेशन के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेकर आए थे। ठीक है, कामराज जी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपसे सीयूटी एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज द कामराज प्लान। सो बेसिकली कामराज प्लान था क्या, कि 1963 के अंदर जो हमारे कामराज जी हैं वो प्रपोज करते, एक आइडिया लाते हैं कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनके लिए एक सही समय आ चुका है कि अब वो रिजाइन करें, एंड जो यंग ब्लड है उनको मौका दे कि वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करे, ताकि ये जो लीडरशिप है वो एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में आगे जा सके, एंड उनको भी मौका मिले सीखने का, खुद को प्रूव करने का। एंड ये बात कई सारे लीडर्स ने मानी थी। सो दिस वाज द कांग्रेस प्लान, कि कांग्रेस के अंदर यंग ब्लड को इन्फ्यूज करने का एक तरीका था, जिसमें सीनियर लीडर्स को बोला गया था कि आप रिजाइन करें ताकि जो यंगर पर्सन है वो ज्वाइन कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये वो रीजन बनता है जिसके वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो स्प्लिट है वो फॉर्मली हमें देखने को मिल जाती है बिल्कुल इस इलेक्शन के बाद। इस दौरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 1969 का होता है, 2 लोग मेन उम्मीदवार थे, एक थे हमारे एन संजीव रेड्डी जी एंड एक थे हमारे वीवी गिरी। एन संजीव रेड्डी जो है वो हमारे ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट थे, एंड वीवी गिरी थे हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपना नाम दाखिल मतलब बेसिकली अपना नाम आगे रखते हैं। वोटिंग होती है, हमें पता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट को के वोटिंग के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, कमेंट करके बताइएगा। 2 तरीके हैं, एक तो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। पहले के लेक्चर्स हमने डिस्कस करा है, तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंट के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं फॉर इलेक्शन इन इंडिया। ओके, सो फैक्शनल राइवलरी जो कांग्रेस के बीच में थी, सिंडिकेट्स एंड इंदिरा गांधी बेसिकली, वो हमें बहुत ही क्लियरली देखने लग जाती है जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है, एंड उस टाइम पर जो हमारा प्रेसिडेंट की सीट थी वो वेकेंट हो जाती है। अब मिसेस गांधी नहीं चाहती थी
कि एन संजीव रेड्डी जो है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट करे, जो कि वो कई टाइम से इंदिरा गांधी के राइवल थे। सिंडिकेट्स में उनकी उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं बनती थी, बट सिंडिकेट्स क्या करते हैं, अपने ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए होते हैं, किसका नाम आगे रख देते हैं, एन संजीव रेड्डी का रख देते हैं। इंदिरा गांधी वॉज डेफिनेटली नॉट इन फेवर ऑफ एन संजीव रेड्डी, तो वो क्या करती है, जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको चाबी भरती है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, उकसाती है कि आप अपना नाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह डाल दीजिए एंड आपको क्या पता वोट आ ही जाए, अच्छा पोजीशन है, वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट बन जाइए। सो वीवी गिरी एक पॉइंट पे कन्विंस हो जाते हैं एंड ही गेव हिज नेम फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है कि सोचिए प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो फिर कौन आते हैं उनकी जगह पे, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो खुद रिजाइन कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको बनना है प्रेसिडेंट, तो इलेक्शंस में कंटेस्ट करने वाला है। तो अब इस टाइम पर कौन इंडिया का प्रेसिडेंट बनेगा आपको ये बताना है। पर्सन का नाम तो एम हिदायतुल्लाह था। कौन सी पोजीशन वो उस टाइम पे ऑक्यूपाई करते थे जब प्रेसिडेंशियल पोस्ट खाली हो जाती है 1969 में, एंड इवन वीवी गिरी रिजाइन कर देते क्योंकि उनको भी इसके पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट करना होता है। तो जो उस टाइम के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे एम हिदायतुल्लाह, आपको बताना है वो कौन सा पोस्ट ऑक्यूपाई करते थे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोबारा आ जाते हैं इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर। तो जो 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, इसके अंदर कांग्रेस ऑफिशियली चाहती थी कि जो एन संजीव रेड्डी है वो बन जाए ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, उन्होंने बना भी दिया एंड चाहते थे कि यही जीत के भी जाए। तो अब जो कांग्रेस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वो एक विप इशू कर देते हैं। विप क्या है बेसिकली, या तो एक पर्सन है जो ये इंश्योर करेगा कि जो भी पार्टी का डिसीजन है उसी के हक में, उसी के फेवर में सारे बंदे जो हैं वो वोट डालें। या तो विप क्या कह सकते हैं दूसरे वे में, कि एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है एक पर्टिकुलर पार्टी के लेजिस्लेचर्स को कि आपको इसी वे में वोट करना है, जो हम बोल रहे हैं आपको उसी वे में वोट करना है। सो यहाँ पे सेकंड वाला वे में अप्लाई होता है विप का मीनिंग, कि जो उस टाइम के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे एस निजलिंगप्पा, वो एक विप इंट्रोड्यूस करते हैं कांग्रेस के एमपीज एंड एमएलएज के लिए कि जब वोट होंगे आपके तो आपको किसके लिए वोट करना है, एन संजीव रेड्डी के लिए वोट करना है। एंड इंदिरा गांधी तो इस टाइम पे वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो वो क्या कहती हैं, वो कहती है इस टाइम पे कांग्रेस के एमपीज एमएलएज को कि आप अपनी मन की बात सुनिए एंड उस बेस पे जो आपको सही लगता है आप उसको वोट करिए। सो शी फेवर्ड एंड शी कॉल्ड फॉर अ कंसेंस वोट कि जो भी एमपीज एंड एमएलएज के हैं, एमएलएज है उस टाइम पे कांग्रेस के, दे आर फ्री टू वोट for the person whom they find relevant, apt for the post of president of India। अगर कांग्रेस पार्टी ने एक विप इशू कर दिया, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करें, उन्होंने उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी आके एक डिसीजन, एक स्टेटमेंट पास करी कि आपके कंसेंस को जो सही लगता है आप उस इंसान को वोट करें। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि ये इलेक्शन ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट एन संजीव रेड्डी हार जाते हैं, वीवी गिरी जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो जीत जाते हैं। काइंड ऑफ इनको कहीं ना कहीं से पीछे इंदिरा गांधी का सपोर्ट था, जो कि इंदिरा गांधी ये बोल देती है कि आप कांग्रेस के विप को फॉलो मत करिए, आप अपने मन की बात मानिए। एंड अल्टीमेटली वीवी गिरी इंडिया के जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं आफ्टर जाकिर हुसैन। एंड ये जो होता है इसके वजह से कांग्रेस एंड इंदिरा गांधी के रिलेशंस एकदम ही खत्म हो जाते हैं। इंदिरा गांधी को ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जहां पे जिसमें हम पढ़ते हैं कि एस निजलिंगप्पा वो जब इंदिरा गांधी को लेटर लिखते हैं आफ्टर रिमूविंग हर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, तो वो क्या कहते हैं। सो ही सेड दैट हिस्ट्री इज replete with instances of tragedy that overtakes democracy when a leader has risen to power on the crest of a popular wave or with the support of a democratic organization, becomes a victim of political narcissism and is egged on by a कोटरी ऑफ अनस्क्रूपुलस साइकोफेंट्स। कि बेसिकली वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके अंदर डेमोक्रेसी में अगर कोई लीडर बहुत अच्छे पोजीशन पे, पावर पे आ जाता है अच्छे खासे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन लोगों के सपोर्ट से, तो वो फाइनली पॉलिटिकल नार्सिसिज्म का शिकार हो जाता है कि वो खुद में ही एकदम डूब जाता है, घमंडी हो जाता है। एंड उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, कोटरी ऑफ
अनस्क्रूपुलस साइकोफ्रेंड्स, और उसके सपोर्टर्स कौन होते हैं, कुछ ऐसे उसके साथी, बंधु, दोस्त, मित्र जो कि अनस्क्रूपुलस, जिनके कोई मॉरल्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो यानी वो इंदिरा गांधी को करप्ट बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारे सिर पे पावर सिर चढ़कर बोलने लगी एंड यू आर नॉट अ गुड लीडर, तुम बहक चुकी हो डेमोक्रेसी में। ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस है कि जो वही अर्श पे जाता है वो फर्श पे भी गिरता है। नाउ इट इज हाई टाइम कि तुम्हारे साथ भी वही चीज होने वाली है। सो ये जो स्प्लिट आता है कांग्रेस में, ये स्प्लिट आता है 1969 में। इस टाइम पर दो कांग्रेस पार्टी जो बन जाती है, एक बनती है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक बनती है कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट। ये जो आपको साइड में एकदम फोटो मिल रही है एक औरत जो है चरखे के साथ, वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो इलेक्शन सिंबल था। एंड ये जो आपको एक काऊ दिख रही है उसके साथ एक काफ है जो उसका दूध पी रहा है, तो ये कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट का इलेक्शन सिंबल था। कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट जो है वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी एंड कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो ओरिजिनल कांग्रेस था उसमें जो मेन लीडर्स थे, जो सिंडिकेट्स थे, ये वो वाली पार्टी है, उनका सिंबल है। सो बेसिकली जब इंदिरा गांधी को उस कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाता है तो होता क्या है कि इंदिरा गांधी एक मीटिंग रिक्वेशन करती है। इसी करके कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी इसको लीड करती है उसका नाम रिक्वेशनिस्ट करते हैं। रिक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह का फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, एक तरह का फॉर्मल इंस्ट्रक्शन बोल लीजिए। सो इंदिरा गांधी रिक्वेशन द मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन द सेम ईयर 1969-70 वाले टाइम पे, जब उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट जो 700 मेंबर्स थे ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने भी वो 705 706 मेंबर्स थे वो मिलते हैं, उनमें वोटिंग होती है, उनसे बोला जाता है कि आप कौन से कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जो इंदिरा गांधी वाली है कांग्रेस आर, या तो जो कांग्रेस सिंडिकेट्स जिसको लीड कर रहे हैं, जो वहां के एक्सपीरियंस लीडर्स है, कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें से लगभग 400 बंदे इंदिरा गांधी वाले पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। तो इस करके इंदिरा गांधी की एक अलग से कांग्रेस पार्टी बन जाती है, कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट, एंड एक पार्टी बनती है कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सिंडिकेट्स लीड कर रहे थे। इनको कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से भी जाना जाता था एंड इंदिरा गांधी वाली पार्टी को कांग्रेस इंडिकेट नाम से भी जाना जाता था। प्लस इनको ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू कांग्रेस भी कहते थे। तो भाई बहुत सारे नाम हो गए कांग्रेस के स्प्लिट होने के बाद, कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट या कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, न्यू कांग्रेस एंड ओल्ड कांग्रेस, या तो कांग्रेस सिंडिकेट्स एंड कांग्रेस इंडिकेट। सो ये जो हमारे दो कांग्रेस पार्टी है, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिवाइड भी बहुत क्लियर था, सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स के बीच में, प्रो रिच एंड प्रो पुअर के बीच में। सो दिस वाज अबाउट द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमें 1969 में देखने को मिलता है। ये जो है क्वेश्चन, ये यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 2 का। सो लेक्चर नंबर 2 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको 1967 के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में ये जो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई थी उनमें से कौन सा सही आपको वो बताना था। सो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स कि डिफेक्शन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अनमेकिंग गवर्नमेंट इन द स्टेट्स 1967 इलेक्शंस। यस, दो स्टेट्स ऐसे थे जहां पे डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, हरियाणा था और भी थे। नेक्स्ट, in Haryana and Uttar Pradesh breakaway Congress legislation played an important role in installing a non-Congress government। उसी का दूसरा एग्जाम्पल यही था कि हरियाणा तो उत्तर प्रदेश था जहां पे डिफेक्शन की वजह से गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी। द सेकंड क्वेश्चन वाज हु गेव द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो भाई ये तो बहुत बारी आपको बता दिया है। द करेक्ट आंसर इज राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर 4। सो दिस वाज द आंसर ऑफ लेक्चर नंबर 2। ये है आपका आज के लेक्चर का होमवर्क। सो आज जो हमने लेक्चर 3 पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा बहुत डिटेल में अबाउट द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी 1969, उसके बारे में आपको आपके स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट वाज द कामराज प्लान 1963 अबाउट, ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या है चारों में से। एंड नेक्स्ट इज व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द कांग्रेस पार्टी 1969। 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, ध्यान से रीड करिएगा एंड देन यू हैव टू टेल कि 1969 जिस टाइम पे कांग्रेस में स्प्लिट वगैरह आया था तो उस दौरान जो भी चीजें हुई थी ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उससे एसोसिएट नहीं करता है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 4 में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में एंड अबाउट द 1971 इलेक्शंस। ठीक है, सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।